औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन के जो मेजर पोर्शंस हैं वो इस तरह से होंगे कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन जो है वो सिखाया जाएगा। कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का। ओके, मैं एक बार इस पूरे स्केड्यूल को देख लूँ तो फिर हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। दूसरा पोर्शन होगा जनरल पोर्शन, यानी जो पीपीएससी का प्रिजाइडिंग मेंबर होता है पैनल का, वो कौन कौन से एरियाज टच कर सकता है। देन डिग्री पोर्शन होता है सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट के पर्सन उधर होंगे वो केमिस्ट्री का पूछेंगे। जो हमारे लोग फिजिक्स में जाएंगे तो उनका जाहिर है सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। और उसके बाद होता है कोई बंदा भी आपसे पूछ सकता है अबाउट द पोस्ट अप्लाइड फॉर, लेक्चरर की सीट से मुतलका वहां पे मौजूद तीनों लोगों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको कहा जाता है। उसके बाद है जी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस पूछने के लिए वहां पे डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिपार्टमेंट का बंदा, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई बंदा आ सकता है। वो क्या क्या पूछ सकता है, उसके क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको किन किन एरियाज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ जनरल टिप्स होंगी और एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस का जो पोर्शन है इसके अंदर हम में से ही कोई एक्सपर्ट जो है या इंस्ट्रक्टर जो है वो अपना किसी इंटरव्यू का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आप में से अगर कोई चाहे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, उसके लिए भी 2-3 मिनट रखे हुए हैं। एंड पे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है ये मॉक इंटरव्यू का सेशन है, ये अब का नहीं, ठीक है। जनरल टिप्स जो हैं वो भी लास्ट में हम आपके साथ को शेयर करेंगे कि जिन चीज़ों का किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी बंदे की डोमेन के साथ ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो बंदे के साथ इंटरव्यूई जो होता है, इंटरव्यू देने वाला, उसकी ज़ात के साथ उन चीज़ों का ज़रूर ताल्लुक होता है। उनके ऊपर कुछ हमने टिप्स जो हैं वो निकाली हुई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलें ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो है हमारा, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट फर्म में, किसी गवर्नमेंट फर्म में कहीं ना कहीं आपने इंटरव्यू दिया होगा। और मैं भी इसी तरह आपकी तरह ही कैंडिडेट रहा हूँ और अभी भी हम कैंडिडेट हैं। जॉब के बाद भी हम जो और पोस्ट होती हैं उनके लिए अप्लाई करते रहते हैं। रिसेंटली जो है वो 2 वीक पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है, तो हम भी आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताइएगा। तो आगाज़ करते हैं जी। इसको एक बार नज़र मार लें कि जी हमारा ये टोटल ब्रेकअप ऐसे होगा इसका पूरे सेशन का। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग का मतलब ये है कि हम इंटरव्यू की जब भी कोई बंदा तैयारी करने लगता है ना, उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू हमेशा सेकंड स्टेप पे होता है, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद होता है, ठीक है? वॉक इन इंटरव्यू की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं। मोस्टली कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई स्किल टेस्ट, कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का रिटन टेस्ट ज़रूर होता है मोस्टली, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए बंदा जाता है। तो जो ओपनिंग है आपकी इंटरव्यू की तैयारी की, आगाज़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है? वो क्या है, आपको अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए। आपको ये पता हो कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी इंटरव्यू में जा रही है, मुझे उन लोगों ने जानना है, मुझे उन लोगों ने पहचानना है, मैं क्या हूँ, मुझे उन लोगों ने समझना है, तो फिर मुझे उन्होंने सीट देनी है। एक बंदा है उसको अपना तारुफ ही ना करवाना आए, उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो बतानी ना आए, उसने जो काम किया हुआ है वो प्रूव ना करना आए, उसे जो जो पता है वो डिलीवर ना करना आए, तो इसका मतलब बंदा अपना तारुफ नहीं करवा सकता। तो फिर उसको ज़ाहिर है उसका वीक इमेज बनेगा वहाँ पे, तो मार्क्स भी कम आएँगे और जब मार्क्स कम आएँगे तो अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं उनका रिटन क्लियर होता है और वो अपने हिसाब से बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी दे के आते हैं कि जी मैंने सारे सवालों के जवाब दिए, मैंने ये भी किया, वो भी किया। लेकिन अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज वहाँ नहीं बना सके अपने इंट्रोडक्शन में। वे चीज़ों से बच-बच के निकलते रहे कि ये ना ही बताऊँ, ये भी ना ही बताऊँ, क्या है, खैर है। लेकिन कुछ चीज़ें बतानी हैं, कुछ चीज़ें नहीं बतानी। अब जो बताना है, वो हमने देखना है कि हमारी जॉब से रेलेवेंट क्या है, जो हमारी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो हमने बताना है। जो हमारी पोज़ीशन को वीक करेगा, वो हमने नहीं बताना। झूठ बोलना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ज़रूरी है, वो बताना है, जो नहीं ज़रूरी, वो
नहीं बताना। ठीक है, तो ये एक तो इन चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो बंदे का नेम होता है, उसका क्वालिफ़िकेशन होती है, बहुत माइनर सी चीज़ें और छोटे-छोटे सर्टिफ़िकेट काउंट करवाने की ज़रूरत कोई नहीं है। मेजर डिग्रीज़ अपनी काउंट करवा दें और कोशिश करें कि आप हाईएस्ट डिग्री पहले बताएँ, उसके बाद बताएँ कि जी ये भी मैंने किया हुआ है। और बाज़ औक़ात वो जब आप हाईएस्ट डिग्री बताते हैं तो वहाँ से आपको वो आगे लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। सिटी बताएँ अपना, सिटी बताएँगे तो आपसे आपके सिटी के बारे में भी कोई ना कोई क्वेश्चन, हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ठीक है? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के अंदर आपके सिटी का अगर कोई ज़्यादा एडिशन है तो वो भी पूछेंगे। इसके अलावा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका शहर मशहूर है तो वो भी पूछेंगे। जो भी आपके सिटी का कोई इम्पैक्ट बाकी मुआशरे पे या पॉपुलेशन पे है या उस आपके सिटी का कोई इमेज है, उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। लाइक अब मुल्तान है, तो ज़ाहिर है सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है उसको, ठीक है? इसी तरह लाहौर या फैसलाबाद, फैसलाबाद ज़ाहिर है टेक्सटाइल के लिए मशहूर है। तो कुछ ना कुछ आपके शहर के साथ एसोसिएट ज़रूर होता है, जो वो आपसे पूछेंगे, ठीक है? इसी तरह साहिवाल वाले जो है ना, वो अपने वो हड़प्पा को याद रखें, वो पूछेंगे, कुछ ना कुछ और भी पूछेंगे जो अपने सिटी के साथ एसोसिएट होती हैं चीज़ें, हमें पता होनी चाहिए। जनरल डिस्कशन हम अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, बल्कि जनरल डिस्कशन के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो फ़ील ब्लेस्ड, ज़ाहिर है आपने रिटन क्वालीफाई किया है, तो आप मुकम्मल तौर पे ब्लेस्ड फ़ील करें और तसल्ली और इत्मीनान रखें। बिल्कुल भाग-दौड़ और बेचैनी, इंतशार वाला ज़हन जो है ना, वो ना हो आपका। तसल्ली रखें हर चीज़ के लिए, ठीक? और इसके बाद ये है कि आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि सीट्स कितनी हैं और कितने क मार्क्स वाला बंदा इंटरव्यू में कितने क मार्क्स को लेगा तो उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ज़ाहिर है ये थोड़ा-सा एक होता तो ये एम्बिगुअस सा ही है, लेकिन अगर 100 सीट्स हैं तो ज़ाहिर है 500 कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, तो वहाँ आपका 20% चांस होता है। अब 20% चांस के लिए आपको भी पता है कि अगर आपने रिटन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो चलें 10% आप ऊपर चले गए, ठीक है? तो आपका 10% चांस रह गया। अब वो 10% आपने निकालना है इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं और मिनिमम ज़ाहिर है 50 होते हैं, तो आपने 60 क्रॉस करना है। वो 10 नंबर फिर आपने निकालने हैं, ठीक है? तो नॉर्मली अगर 100 सीट्स हैं तो आप 60 तक इंटरव्यू में लें, तो आपकी सिलेक्शन होगी। इससे ऊपर लेंगे तो ईज़ी सिलेक्शन होगी, यानी आपको सीट भी हो सकता है आपकी मर्ज़ी की मिल जाए और थोड़ा-सा मेरिट में पीछे आएँगे तो फिर सीनियॉरिटी के लिहाज से और वो जो उसकी सिलेक्शन होती है ना सीट्स की, वो मेरिट के हिसाब से होती है। जो टॉप पे होता है उसको पहले चांस दिया जाता है, फिर वो सीट काट दी जाती है जिसको सिलेक्ट किया जाता है। तो उसके बाद फिर प्रायोरिटी जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी, तो वो मेरिट वाइज़ होती है। उसके बाद इंटरव्यू पर्सपेक्टिव्स, प्रेफर्ड एरिया। आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि आप कौन-सा इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप किस एरिये के अंदर रहेंगे। ठीक है ना? ये चीज़ें पहले आपने अपने दिमाग के अंदर सेट करनी है। अब ये नहीं ना कि बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है जी लेक्चरर का और बंदा अपने मुतल्लिका हर चीज़ जो इर्रेलेवेंट है टीचिंग से या आपके प्रोफ़ेशन से उसको भी बंदा कलेक्ट करना शुरू कर देता है और अपना माइंड कहीं बड़ी जनरल पोज़ीशन में जाके फँसा देता है। तो ये आपने प्रेफर्ड एरिया अपने माइंड के अंदर पहले सेट करना है। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग के अंदर रखनी है, इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले, जो अभी हम जिनके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली उसको पेस्ट करें, ताकि फिर हम इंटरव्यू के जो बाकायदा पार्ट्स हैं उनकी तरफ हम जाएँ। अभी हमने अपना माइंड जो है वो सेट किया है कि हम कौन-सा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम क्या हैं, ठीक है? हमारी जो ज़हनी सतह क्या होनी चाहिए, हमारा प्रेफर्ड एरिया क्या होना चाहिए, हमें कितने क मार्क्स लेने हैं। अभी हमने अपना माइंड इस चीज़ पे सेट किया है। अभी हम इंटरव्यू के अंदर एंटर होंगे। इंटरव्यू की जो तैयारी है, उसके पोर्शंस हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो येस लिख दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए। जी, ठीक है। चलें जी, अब है इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंटरव्यूई।
आप इंटरव्यूई हैं और इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर्स हैं, ठीक है। तो ये जरा सुन लें जी, ये जो बेचने आए हैं, तो फिर बात कर लो। बस 5-7 मिनट ही जी, मेहरबानी है जी, उसकी जल्दी ही कर दिया उसने हमें। इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंटरव्यू, ये कोई 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको दिमाग में बिठाएं। नॉट टू बेसिक थिंग्स। आपने अपना नाम बता दिया, फादर नेम बता दिया, अब फैमिली के बारे में बहुत बताना जरूरी नहीं है। अगर वो पूछें, समटाइम वो पूछ लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप बता सकते हैं, अदरवाइज उनको बाकी सारी फैमिली डिटेल बताने की जरूरत नहीं। इन लाइन, इन लाइन बहुत बड़ी बात है। आपने गुफ्तगू करनी है लेक्चरर केमिस्ट्री लगने के लिए, आपने उनको बताना है कि भी कि मैं मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हूं लेक्चरर केमिस्ट्री लगने के लिए, मुझे रखा जाए। फिर आपकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? आपकी गुफ्तगू के अंदर आपके वो एक्सपीरियंसेस या इंट्रोडक्शन का वो स्टाइल होना चाहिए, वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो एक टीचर की हो सकती है, जो एक लेक्चरर की हो सकती है, और आप वो चीजें बताएं जो एक लेक्चरर की जॉब के लिए सपोर्टिव हो सकती है। इन लाइन रहना है, अपनी लाइन से उतरना नहीं है, समझ गए ना? ये नहीं कि आप लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए या लेक्चरर फिजिक्स के लिए आए हुए हैं तो आपने सारे जहान में जो 15 साल के बाद जो जो किया आप सारा कुछ बताने लग जाए। नहीं, इन लाइन कोशिश करनी है कि जो चीज जरूरी नहीं है उसको हजफ कर दें। लाइक के आपने अगर टीचिंग की है वो आप बताएं, टीचिंग के अलावा अगर आपने 2 साल शॉप चलाई है तो उसको हजफ कर लें, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा दिसंबर 2015 तक ये किया, फिर दिसंबर 2015 से आगे स्टार्ट, बाज़ औक़ात गैप भी आ जाते हैं। जो आपने बताना है उसी के ऊपर क्वेश्चंस होने, ठीक है। तो कोशिश करें जो इनलाइन चीजें नहीं हैं, जो आपके एरिया, अभी हमने बात की थी ना प्रेफर्ड एरिया कौन सा है, जो उस एरिया, फिर दिसंबर 2015 से आगे स्टार्ट, बाज़ औक़ात गैप भी आ जाते हैं। जो आपने बताना है उसी के ऊपर क्वेश्चंस होने, ठीक है। तो कोशिश करें जो इनलाइन चीजें नहीं हैं, जो आपके एरिया, अभी हमने बात की थी ना प्रेफर्ड एरिया कौन सा है, जो उस एरिया के बाहर चीजें हैं उनको आप टच ना करें, हज़फ कर दें, स्किप कर दें। उसके बाद क्लियर और नॉर्मल वॉइस, ये नहीं कि आप अगले के ऊपर ही चढ़ जाएं कि मेरी बात सुन ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल सिंपल, एक आजिज़ी बंदे के लहजे में होती है, वो हो और क्लियर हो, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मुंह के अंदर बोलने का कोई स्वाब नहीं होता, ठीक। आपने मैसेज उन तक पहुंचाना है, फिर टू द पॉइंट। जितना वो क्वेश्चन करते हैं या आपके इंट्रोडक्शन के अंदर वो जो है इंटरफियर करते हैं, तो बाज़ औक़ात ना उसके अंदर ही कोई चीज पूछने लग जाते हैं, तो फिर आप नए सिरे से अपना इंट्रोडक्शन ना स्टार्ट कर दें। जितना पूछते हैं उतना बताएं, और फिर आगे अपना इंट्रोडक्शन मजीद जो रहता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर वो कहें कि ओके अब मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, तो फिर आप उनको उस तरह एंगेज कर लें, ठीक है। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब ये, ऊपर हमने इनलाइन लिखा, इनलाइन का मतलब हमारे दिमाग में जो इमेज बना हुआ है हमारा, कि हमें कैसा अगले के साथ पेश आना है, कि वो हमें सूटेबल कैंडिडेट समझे लेक्चरर केमिस्ट्री या लेक्चरर फिजिक्स लगाने के लिए, या जो भी पोस्ट के लिए आप मतलब इंटरव्यू देने गए। यहाँ पे रेलिवेंट का मतलब है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपके एरिया से रेलिवेंट नहीं है, अगर तो आपको उनके क्वेश्चन के रेलिवेंट आंसर का पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बोंगी शोंगी मारने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ रेलिवेंट का मतलब है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसके रेलिवेंट, यहाँ आपके एरिया का रेलिवेंट नहीं है। बाज़ औक़ात केमिस्ट्री का देने गए हैं इंटरव्यू, तो वो पूछ सकते हैं कि जी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है आपका यूएस का फलां, यानी फॉरेन मिनिस्टर समझ लें या जो भी समझ लें, तो वो आपके केमिस्ट्री के रेलिवेंट तो नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका जवाब नहीं आता तो सॉरी कर लें, बजाय इसके आप वहां पे कोई इररेलेवेंट बात कर दें कि जी मुझसे केमिस्ट्री का पूछें, तो कहें चले ठीक है वे केमिस्ट्री वाले जरा करें इसका हिसाब बराबर। कभी भी ओवर एक्ट नहीं करना, कभी भी ये नहीं कहना कि ये तो मेरे मुतलका ही नहीं है, आपको नहीं आता, सिंपल सॉरी कर। अगले को ये मतलब ऑफेंसिव लैंग्वेज में कहना है कि ये मेरी चीज ही नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो नहीं है ना। बाज़ औक़ात वो आपकी जनरल ग्रिप के लिए भी पूछते हैं, जरूरी नहीं कि जो आप चाहें वही वो आपसे पूछेंगे। इंटरव्यू इंटरव्यू का मतलब है आपको उन्होंने ओवरऑल जो है आपके जो भी एबिलिटी है या आपके व्यूज है उनको उन्होंने एक्सप्लोर करवाना है।
अडाप्टिव लैंग्वेज, वो जो सीवी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं फलां फलां एनर्जेटिक पैशनेट फलां पता नहीं क्या क्या 16-17 लफ्ज होते हैं, वो वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इंग्लिश में बात करते हैं तो सादा इंग्लिश बोल लें, वो उर्दू में बात करते हैं तो सादा उर्दू बोल लें। ठीक है, दरमियान में इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है कि अगर उर्दू बोलते बोलते आपको बड़ा अच्छा कोई कमाल का डान न्यूज़पेपर का कोई जुमला याद आ गया तो वो खका दिया, हो सकता है वो वहां रोक लें और फिर कहें कि इसका मतलब भी जरा समझा दें। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जिस तरह वो अडाप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसी तरह उर्दू में अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, इंग्लिश में भी करके जाएं। जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन करते हैं उसी लैंग्वेज में आंसर करें। और अगर वो इंग्लिश चल रही है दरमियान में वो उर्दू में स्टार्ट हो गया तो आप भी उर्दू में स्टार्ट हो। ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं कि ठीक है आपको अगर नहीं इंग्लिश आती, खैर है मुझे तो आती है, उनको आती है। वो सिर्फ आपको चेक कर रहे होते हैं कि जी ये अडाप्टिव लैंग्वेज में या अडाप्टिव एनवायरनमेंट को फील भी करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये आप 6 पॉइंट्स याद रख लें, स्क्रीनशॉट आप इनका ले लें कि आपका इंट्रोडक्शन या आपका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसलिए ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स की लैंग्वेज भी आपको बता दी है। जी, यहां तक जो लोग मेरे साथ हैं वो जरा यस लिख दीजिए ताकि हम आगे चल सकें। जी, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट जो प्रिजाइडिंग मेंबर का होता है। प्रिजाइडिंग मेंबर हर 5 मिनट के बाद आपको कहता है अच्छा मेरी बात सुनो, आपसे प्रिजाइडिंग मेंबर स्टार्ट करेगा, जो दरमियान में होता है बीपीएससी का मेंबर, वो उस पैनल का प्रेसिडेंट होता है, प्रिजाइडिंग मेंबर होता है। ठीक है, तो मेजर पोर्शन भी क्योंकि उसी के पास होता है तो ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट उसी की होती है। जो मेंबर होंगे उन्होंने आपसे मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट आपके काम में वही उनकी ही होगी, मैक्सिमम क्वेश्चनिंग भी उनकी ही होगी। ये जनरली ऐसे ही होता है क्योंकि उनके पास मेजर पोर्शन भी आपके मार्क्स का उनके पास है, 50% उनके पास है नॉर्मली और 25% बाकी दो के पास है अगर 3 का पैनल। तो ये जरा इन चीजों को एक बार रीड करिए। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जी कौन कौन से एरियाज एक लेक्चरर के लिए, एक टीचर के लिए, आप टीचर लगने जा रहे हैं, लेक्चरर लगने जा रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन से एरियाज जो हैं बताएं। अगर आपने एमफिल किया तो क्यों नहीं बताना, बताएं। उसके साथ गोल्ड मेडल है वो भी बताएं, कोई पोजीशन है वो भी बताएं। ठीक, क्यों नहीं बताना। चलें जी, फर्स्ट मेंबर है प्रिजाइडिंग मेंबर, उसने आपसे बात स्टार्ट करनी है। एक लेक्चरर के इंटरव्यू में वो किन किन एरियाज को मोस्टली टच कर सकता है। देखिए जी, करंट या पाकिस्तान अफेयर, बेसिक हिस्ट्री पाकिस्तान की आपको पता होनी चाहिए। बेसिक हिस्ट्री क्या होती है, पाकिस्तान जो बेसिक स्ट्रगल्स थी उनके बाद पाकिस्तान बना और आज तक जो मेजर मूव्स हैं, कौन कौन सी मेजर गवर्नमेंट्स आई हैं, कौन कौन से प्रेसिडेंट आए हैं, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, और इसके अलावा वार्स हुई, ये आपको सिंपल, और पाकिस्तान को ज्योग्राफी जो है पाकिस्तान की वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर करंट, रिसेंटली एफबीआर का चेयरमैन चेंज हो गया, रिसेंटली नेवी का जो है चीफ चेंज हो गया, रिसेंटली आर्मी का चीफ चेंज हो गया, आपको पता होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल चेंज आएगी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, अभी फीफा हो रहा है, आपको पता होना चाहिए किस कंट्री में हो रहा है, कितने इसके मेंबर्स होते हैं, कितने साल के बाद होता है। ठीक है, या फिर जनरल अवेयरनेस में पाकिस्तान की कोई नई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा वो मेंबर जो है वो टीचिंग के रेलिवेंट भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो वो कैसा होना, क्योंकि डीपली सब्जेक्ट के अंदर तो उन्होंने नहीं जाना होता, खासकर आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो वो नहीं जाएंगे। कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो तो बाज़ औक़ात वो कोई मैनेजमेंट की थ्योरी, कोई इस किस्म की वो पूछ लेते हैं। आपका चूंकि प्योर साइंस का है तो वो मोस्टली साइंस को नहीं डील करेंगे। मारना ही प्यार, इसको जस्टिफाई करें, ये आपके ग्रुप में ना इसका हम जवाब लेंगे, आपने जस्टिफाई करना है कि मारना ही प्यार की पॉलिसी है, चलो मारना नहीं बच्चों को, क्या ये ठीक है, क्या इससे रिजल्ट आते हैं अच्छे, अगर आते हैं तो जस्टिफाई करें, रिजल्ट तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। और अगर इसका मसला नहीं है, मारना ही प्यार इज अ पॉजिटिव थिंग, तो व्हाट आर द रीजंस के रिजल्ट फिर भी नीचे जा रहा है, ये आपने ग्रुप के अंदर बताना है। रोल ऑफ अ लेक्चरर इन अ सोसाइटी, जी आपका क्या रोल होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना इनके आंसर्स आप सब ने ग्रुप में देने हैं, तो फिर वहां पे सारे हमारे लोग मौजूद होंगे तो आपको देखेंगे कि किसका आंसर किसके आंसर्स कैसे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस
इन द ड्यूटीज ऑफ अ स्कूल टीचर एंड अ लेक्चरर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका जो अभी बीए बीएससी जो है खैर चेंज हो गया है, लेकिन जिस तरह पहले होता था कि एमए एमएससी और बीए बीएससी हर बंदा चलता चलता अपनी जॉब भी कर रहा है, घर वालों का सिस्टम भी चला रहा है और साथ एमए भी कर लिया, बीए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया और कर करा के वो 8 साल बाद उसकी जॉब भी होगी, तो वो नॉर्मली एंड हो गया है। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है कि ये अच्छा फैसला था या नेगेटिव डिसीजन है? एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसका बजट कितना है या क्या ये सफिशिएंट बजट है? जो सर्विसेज दे रहा है एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को, क्या ये ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है? अगर नहीं तो आप कोई ओपिनियन दें। अब यहाँ पे मेरा जाती और बाज़ औक़ात जो हमारे उस्ताद हैं उन लोगों ने भी यही अपनाया हुआ है कि जी बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, छोटी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करना है। ये नहीं कि भई सिस्टम का बेड़ा ही गर्क हुआ है, तो उन्होंने कहा ना ठीक है फिर कोई अच्छा सिस्टम ढूँढ के उसमें अप्लाई कर लें जाएँ, ठीक है ना? आप बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जी बिल्कुल ये सिस्टम ठीक है। इसमें जो हिस्ट्री का जो सोशल साइंस है या हिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, यानी बेसिक साइंस की तरफ चले जाएँ, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हैं। छोटी-छोटी चीज़ें इनमें ऐड होने वाली हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन बढ़ाया जाए, फिज़िकल का जो यानी गेम्स हैं, उनको बढ़ाया जाए। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मज़ीद सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएँ, ताकि हमारा कल्चर भी बच सके, ठीक है? हमारी हिस्ट्री प्रिज़र्व हो सके। इसके अलावा मज़ीद बच्चों की गेम्स जो हैं वो फिज़िकली उनको फिट रखने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा आप ऐड करें, बजाए इसके कि आप कहेंगे जी सिस्टम ही खराब है, बस बेड़ा गर्क हो गया। रिफॉर्म्स की डायरेक्शंस क्या होती हैं, कौन-कौन सी रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं और ज़रूरी हैं, जो आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? अभी एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है और हो रहा है, तो उसके बारे में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसके बारे में आपका क्या व्यू है? ये नॉर्मली ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सेटअप है क्वेश्चंस का, एरियाज़ का, ये आप अपने माइंड में बिठा लें। इन चीज़ों को आपने प्रॉपरली एक अच्छे पॉजिटिव व्यू से आपने इनको डील करके जाना, ठीक है? के साथ मैंने कुछ डेज़ भी लिखे हों, बाज़ औक़ात ऐसे होता है जी कल कौन-सा दिन गुज़रा है, ठीक है? ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ख़ासकर जिस महीने में आपका इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर जो ग्लोबल डेज़ आ रहे हैं 4-5 या 2 या मेजर जो होते हैं वो 2-3 ही होते हैं हर माह में, उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जी, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं तो यस लिख दीजिए। यहाँ पे अज़ान हो रही है, मुझे 2 मिनट दीजिए, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है जी सेकंड मेंबर आएगा, डिग्री का पूछेगा, ठीक है? तो डिग्री यहाँ पे ज़ाहिर है केमिस्ट्री, ये वैसे मैडम फ़ाइज़ा की तरफ से ये पेज ऐड हुआ है, लेकिन उनका पता नहीं अभी कनेक्ट नहीं हुआ। तो चलें वो जैसे ही जॉइन करती हैं तो फिर हम उनको ये पोर्शन दे देंगे। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट लें और ये फिज़िक्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऑलमोस्ट करीब-करीब ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनमें बुक्स के नाम नहीं लिखे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में बुक्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है? जी, ये थर्ड मेंबर है अब, ये पोर्शन तो सही साहब के पास था। चलें, अगर वो नहीं है तो देख लेते हैं, वो जैसे जॉइन करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उनको टाइम दे देंगे। थर्ड मेंबर क्यों कौन होता है? सब्जेक्ट वाले के अलावा डिपार्टमेंट से कोई बंदा हो सकता है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, कोई पुराना यानी वो जैसे आप कहते हैं कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल हो सकता है किसी कॉलेज का। तो यूनिवर्सिटीज़ से भी लोग होते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ से जो रहते हैं वो सब्जेक्ट के लिए आते हैं और एचईडी के डिपार्टमेंट यानी कॉलेजेस की तरफ से डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आते हैं। तो वो क्या पूछ सकते हैं जी? जॉब डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग एटसेट्रा कि ठीक है जी आप फीमेल हैं, आप लाहौर से हैं, आपको हम राजनपुर के कॉलेज में भेज दें तो क्या बनेगा? आप कहेंगे जी भेज दें। प्रोफेशनल बिहेवियर ऐसा ही होता है, जहाँ डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत है, आई एम विलिंग टू सर्व देयर। मेरी ज़ातियात उस वक़्त ख़त्म हो गई हैं जब मैं किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गया, ठीक है? तो ये नहीं कि वो चलें फिर छोड़ दूँगी मैं, हैं? तो वो फिर कहेंगे फिर ज़रूरी अप्लाई किया जब आपने छोड़ना ही है। टीचिंग स्टाइल क्या है जी आपका? आपने लेक्चरशिप यानी लेक्चरर के लिए जो-जो टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट हो सकते हैं। अब लेक्चरर का मतलब यही नहीं कि वो लेक्चर ही देता है। वो कोई और मेथड भी यूज़ कर सकता है, डिस्कशन मेथड भी यूज़ कर सकता है, हेरिस्टिक भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है? और भी तरीके होते हैं।
16, 17, 18 साल के बच्चे को पढ़ाने का एक ही तरीका नहीं है कि आप लेक्चर दें, वो भी सो जाएं और आप भी बाद में थक जाएं, जाके घर सो जाएं। और भी तरीके होते हैं। तो आप जो अडॉप्ट करते हैं, या फिर आप अगर कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो आपने कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है, वो आपसे पूछेंगे। क्लास मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, और अगर आपने बीएड और एमएड किया हुआ है तो वो डीप लेवल पे भी इन चीज़ों को आपसे वो लेसन का भी पूछ सकते हैं कि इसको प्लान अगर आपने करना है तो कैसे करें। तो बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर इंटर क्लास फॉर योर सब्जेक्ट, आपने केमिस्ट्री पढ़ाना है तो आप क्या समझते हैं कि केमिस्ट्री के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है इंटर की क्लास को पढ़ाने के लिए। इन सारी चीज़ों को आपने प्रॉपर इनके ऊपर होमवर्क करके जाना है। ग्रुप के अंदर आप लोग डिस्कशन करते रहिएगा, लेकिन ये ना हो कि कल को इंटरव्यू है तो फिर आज आप देखेंगे जी क्या है मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन और क्या टीचिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। नहीं, जेन्युइनली आप इन चीज़ों के अंदर उतरें। अगर आप नहीं भी प्रॉपर इंटर लेवल की टीचिंग कर रहे तो अपने ऊपर इस चीज़ को आप तारी कीजिए, आप अपना माइंड बनाइए, ठीक है, आप इन चीज़ों को समझिए। पेपर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटर पेपर स्टाइल, वो ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जी कि आप इंटर क्लास में पढ़ाते हैं प्राइवेट लेवल पे, तो बताइए जी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का पेपर स्कीम क्या है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की पेयरिंग क्या है चैप्टर्स की, पूछेंगे ना। अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। बिलफर्ज आप नहीं भी पढ़ाते तो पता होना जरूरी है। चलें जी, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो नॉर्मली पहले कौन सा पोर्शन करवाते हैं, ऑर्गेनिक पहले करवाते हैं, ठीक है, या जाहिर है कोई सब्जेक्ट का बंदा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये प्रिंसिपल लेवल के लोग मोस्टली बहुत सारे, जाहिर है इनकी भी तो कोई डिग्री है ना, हो सकता है ये जो प्रिंसिपल बुलाया जा रहा है डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, हो सकता है ये भी केमिस्ट्री का ही बंदा, या फिर एटलीस्ट बेसिक साइंस का हो तो बहुत सारी चीजें बंदों को आइडिया होता है, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक साइंस में से भी हो ना तो वो बंदे को चीजों का आइडिया होता है। आपको भी तो आइडिया है नहीं, केमिस्ट्री वालों को बायो का आइडिया होता है, फिजिक्स का भी काफी आइडिया होता है, आपको मैथ का भी आइडिया होता है कि कौन सी चीज कैसे पढ़ाई जाती है, आपने आइडिया चीजों को ऑब्जर्व किया होता है। उसके बाद है जी कि एडमिशन कंपेयर में आपका क्या रोल हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप हमारे कॉलेज की एडमिशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें आप बताइए क्या कर सकते हैं। उसके बाद है जी अटेंडेंस रिटेंशन, आपने बच्चों को रिटेन करना है। आजकल ये गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा इशू होता है कि जी हाजिरी नहीं पूरी होती, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई नई चीज बताएं, कोई यूनिक चीज बताएं जो फिर हम आपको रख लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर है उनको तो ज्यादा क्रिएटिव माइंड चाहिए ना, उनको तो ज्यादा डिलीवर करने वाले लोग चाहिए, सैलरी तो सबको उन्होंने उतनी ही देनी है। जी, यहाँ तक आप लोग अगर इन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं तो मुझे यस लिखकर बता दीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन भी आपसे किया जा सके कि सब्जेक्ट ठीक है, फिर अगर मैडम भी अभी नहीं आए तो सब्जेक्ट को बाद में डील कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को जो है वो हम। आपने देख लिया एक लेक्चरर के इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, हमने मेंबर्स के क्वेश्चन भी देख लिए, हमने डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव के क्वेश्चन भी देख लिए। अभी सब लोगों के पास 5 मिनट होंगे, 5 मिनट के अंदर आपने अपना कॉम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ पे ये जो चैट बॉक्स चल रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब आप 5-6 चीजें मेजर बता दें जहां से आगे अगला बंदा बात स्टार्ट कर सके। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रीहेंसिव हो लेकिन ब्रीफ भी हो। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब डिटेल्ड ही नहीं होता, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जिसमें जरूरी चीजें प्रॉपर अंदाज में कॉम्प्रीहेंडेबल स्टाइल में दी गई हूँ, ठीक है। तो लिखिए जरा अपना इंट्रोडक्शन, तब तक मैं जरा मैडम से रब्ता कर लूँ कि वो क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा। आसर साहब, आपका जो मैंने देखा इंट्रोडक्शन ठीक है, बैलेंस है, प्रॉपर आपने चीजें ऐड की हुई हैं। इकरा फलक ने कहा कि मेरे पास लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है। देखें ये नेगेटिव वर्ड है, आप कहेंगे रिसेंटली आई हैव जॉइंड एज सीटीआई, ठीक है। आपने नेगेटिव वर्ड्स को एक्सप्लोर नहीं करना, उनको आपने सामने नहीं लेके आना, ठीक है। तो रिसेंटली आपने ज्वाइन किया, इसका मतलब आप मतलब एनर्जेटिक हैं, आप काम अभी आपने स्टार्ट किया है, इट्स ओके।
बजाय कि इसके आप नेगेटिवली उस चीज को पोज करें कि जी मुझे अभी ज्यादा देर नहीं हुई, मुझसे ज्यादा नहीं पूछना, ठीक है। हाँ जी, बुशरा अशरफ ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, बस इतना ही काफी है। थैंक यू कह के माय नेम इज स्टार्ट करना, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। यहाँ पे दरमियान में भी आपने छोटे छोटे ना वो अजाफी चीजें, अबाउट माई क्वालिफिकेशन, तो जब आपने आई हैव डन कह दिया आंसर, तो इट्स अबाउट योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। के बाद ठीक हो गया, CTI। हॉबीज, हॉबीज आप बेशक ऐड ना करें। आपको पता है ये आपके पास 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड होते हैं, तो ये काफी हो जाता है। जब आप कंसर्न होंगे कि मैंने हॉबी बतानी ही बतानी है, अगर पूछे तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। मुकद्दस अकरम ने कहा है कि PS फिजिक्स दिस। ये देखे ना कितना इन्होंने बड़ा प्रॉपर जवाब दे दिया, इन्होंने बताया ही नहीं मुझे कितनी देर हो गई पढ़ाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा 2021 में मैंने कंप्लीट किया और अब मैं टीच कर रही हूँ, दैट्स ऑल। पूछेंगे कब से तो फिर बता दें। ज़ुहैब अकरम साहब, आपने कहा है कि जी मैंने BCU से ये पढ़ा है, फिर उसी से ये पढ़ा है, तो आप सिंपल कह देना कि माई दिस एंड दिस डिग्री, ठीक है, आर फ्रॉम BCU। एंड डिस्टिंक्शन इन, जिसमें भी है, यानी कि आपने ना वो थोड़े जुमले इस्तेमाल करके चीजें पूरी देनी है। बाज़ का तो वो दरमियान में ही आपको रोक देते हैं, तो आपकी चीजें अगर खास आगे पड़ी हुई हुई तो फिर वो क्या बनेगा। कोशिश करनी है कि उनका ये जुमला के इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसके बाद अगले जुमले से पहले आप अपना मैक्सिमम उनको दे दें, भाई मैं ये हूं, अब पूछ लें जो पूछना। फ्रॉम बिहाड़ी आप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहाड़ी कर लें। अच्छा, आप पहले आपने बिहाड़ी कह दिया, फिर आप फादर नेम बता रहे। आई एम फौजिया परवीन, डॉटर ऑफ, फादर नेम बता दें फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहाड़ी। ये फ्लो है, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको वो कंफ्यूज करने वाली नहीं है, फ्लो होता है ना हर चीज का। मैं अपना नाम, अपने वाले साहब का नाम, फिर मैं अपने शहर का नाम बताता हूँ, फिर मैं अपनी क्वालिफिकेशन, फिर मैं अपनी जॉब बता देता हूँ, ठीक है ना। ये इसको आप एक नेचुरल फ्लो समझें, नेचुरल फ्लो ही असल में काम कर। जी, किसी और का इंट्रोडक्शन रहता तो काइंडली जल्दी से लिखते हैं। मिशाल इनामुल हक। मिशाल बेटा, आपने इसके अंदर वो कोई अपना एक्सपीरियंस कोई नहीं लिखा हुआ। लोग MSc के बाद कहीं ना कहीं छोटा मोटा साथ वो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए। वो के बंदे को जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए या कॉन्सेप्ट की मेचोरिटी के लिए या टीचिंग स्टाइल सीखने के लिए लोग ज्वाइन कर लेते हैं कोई ना कोई छोटा मोटा कॉलेज। एक दो पीरियड में आज ही कुछ नहीं लेती, बस ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लें, उनको ये ना लगे कि बस ये कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली है, इधर हो जाएगा तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो फिर हम देखेंगे ये किधर चले गए। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें कि भी मैं पढ़ाना चाहती हूँ और पढ़ाती भी हूँ और मुझे पढ़ाना आता भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप इसके अंदर ऐड करें कि आपने कहीं पे स्टार्ट किया हुआ है। फ्रॉम कमालिया लिखना जरूरी नहीं है, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ टोबा टेक्सिंग लिखें। पूछ लें कि कहाँ से, तो फिर बता दें कमालिया, नहीं तो कमालिया की तारीख नहीं आपसे बताई जानी, ये भी बड़ा मसला है। बहुत पुराना है कमालिया, जिस तरह इसके साथ लगता है ये हड़प्पा साहिवाल का, वो भी काफी पुराना है, तो कमालिया खुद बहुत पुराना है। डिस्ट्रिक्ट बोलें, तहसील बोलने की जरूरत नहीं है। पूछ लें कि कौन सी तहसील, तो बता दें। वो पॉलिसी यही है कि हमारे पास टाइम कम होता है, हमने अपनी मैक्सिमम शनाख्त उनको देनी है बस। आपने ज्वाइन किया था एलिमेंट्री, ये बताने की जरूरत नहीं, आप बताएं मैं SSC तौर पे वर्क कर रही हूँ, बस। पूछ लें कि ये कब से है,
तो बता दें कि ये 2000 इतने से। फिर अगर वो डीप क्वेश्चन पूछें कि ये उससे पहले क्या किया, तो फिर उनसे कहें कि अभी आप एसएससी को अपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो आपकी ईएसटी की थी ना, उसी से ही कंसिडर करवाएं, कोशिश यही करें। बात ही करनी है ना, अगर वो डीपली पूछेंगे तो आप बता देंगे पहले मैं एलिमेंट्री टीचर। ये भी इसको अंडरस्टैंड करें, ये भी कोई फेक इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे। सेम डिपार्टमेंट है, हमारा ग्रेड अप हो गया, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जरूरी है कि छोटी छोटी चीजें सारी इसी डिपार्टमेंट की बतानी है। सिंपल उनको बता दें कि मैं इस ग्रेड पे वर्क कर रही हूँ। हाँ जी मिशाल बेटा, अगर आपने किया है ना, आप इसको ऐड कर दें। चलें जी, मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी का रहता तो वो सेंड कर दें, हम उसको देख लेंगे। जी मैडम फायजा, आपने क्लास ज्वाइन की हुई है? मैडम फायजा, आप क्लास में तो हैं, काइंडली अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक ऑन कर लें। चलें जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछिए, क्योंकि इसके बाद कुछ टिप्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं केमिस्ट्री का जो आपका पोर्शन है उसको मैं कर देता हूँ। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल कैंडिडेट्स। फर्स्टली इसकी प्रिपरेशन के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ग्रिप इन द सेंस यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्टली कोई भी आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे टोटली शेयर भी करूँगी कि उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की एट द एंड, और वो इसके थ्रू जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट और हाउ मच वी हैव द नॉलेज अबाउट दैट। तो इसमें ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी नोट्स हैं या जो आपने टेस्ट की प्रिपरेशन में बनाए होंगे फॉर बीएससी या एफएससी की बुक्स वगैरह से, आप उनको रिवाइज कर लें, और जनरल कोई भी बीएससी की बुक्स कर लें। और इसके अलावा हक नवाज भट्टी की बुक आती है टेस्ट योर केमिस्ट्री, तो उसमें इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको भी रिवाइज कर लें और वेबसाइट्स वगैरह से देख लें। बाकी उस टाइम पे क्या पूछते हैं दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पैनल एंड योर लक, लेकिन आप अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करके जाएं। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर फ्रॉम द एसिड या बेसिक रेडिकल, इससे बहुत ज़्यादा समटाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो कॉमनली एफएससी के एक्सपेरिमेंट, मतलब लैब वगैरह के अंदर परफॉर्म होते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह या क्रिस्टलाइजेशन वगैरह के, उनसे रिलेटेड भी समटाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपके थीसिस वगैरह हो तो कुछ से ये भी करते हैं कि आपके सिर्फ थीसिस को एक्सप्लेन करते हैं, कि आप कहते हैं कि आप अपने थीसिस में एक्सप्लेन करें आपने क्या काम किया। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक एंड द पैनल, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन करके जाएं। वहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है, दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कॉन्फिडेंस किस तरह का है, कि आप कॉन्फिडेंस शटर तो नहीं कर रहे जब वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या नहीं। और प्लस ये कि आप उनको स्माइल के साथ पॉजिटिवली उनको आंसर करें, क्योंकि वो आपको स्टार्ट समटाइम्स देते बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट आपसे कोई इस तरह का रूडली बिहेव करेंगे या कुछ इस तरह, तो उस टाइम पे आपको अपने लिए कंपोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने उसको कंपोज करके आंसर देना। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं की थी तो उस टाइम पे पैनल में 15 मतलब हम लोगों का इंटरव्यू होना था, और मेरे ख्याल में मैं कोई 10th या 11th नंबर पे थी उस दिन में, जिस दिन मेरा इंटरव्यू होना था उस दिन में। तो जब तक मैं गई तो उससे मेरे से पहले जो कैंडिडेट्स निकल रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो देवर लाइक, मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या पूछ रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हमसे एक ने तो मुझे बताया कि इवन मेरा इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट नहीं होने दिया। तो क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गए थे बैठे बैठे, और देन एक तो कुछ कैंडिडेट्स जो एमफिल भी थे, तो वो अपने एमफिल की थीसिस भी लेके गए थे और बीएस की थीसिस भी लेके गए थे, लेकिन वो कहती है कि मैंने इवन उनको जाती दफ़ा ये भी कहा कि सर मेरी थीसिस आपने उनमें से कुछ नहीं पूछना, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसमें से नहीं, हमें नहीं पूछना। और उससे बिल्कुल पिछले दिन वही पैनल था ऑलमोस्ट,
और उसने थीसिस में से क्वेश्चन पूछे। तो मुझे ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए जब मैं इंटर हुई हूँ तो डायरेक्ट उन्होंने मुझे ये कहा कि गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैं जितना ब्रीफ कर सकती थी मैंने उसको ब्रीफ करके इंट्रोडक्शन दिया। और आफ्टर दैट जो मेन पैनल वाला बंदा था, मतलब मेन हेड पे था, वो थे पीपीएससी वाले चेयर। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किए। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मेरी डिग्री सारी देखना शुरू की ना। तो उन्होंने मुझसे मैथ्स के नंबर मुझे कहते हैं कि मैथ्स में तो आपके नंबर पूरे हैं 9 10 है ना, तो आपको तो बहुत अच्छा मैथ्स आता होगा। तो मुझे कहते हैं डिफाइन जीरो। तो मैं एकदम पहले तो शॉक्ड होगी कि मतलब मैं केमिस्ट्री के लिहाज से प्रिपेयर, मुझसे ज़ीरो की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये हुआ कि मतलब इनको बिल्कुल स्टार्ट पे सॉरी कहना जो है ना वो गलत होगा। तो हालांकि मुझे मतलब कोई हम लोग को प्रॉपर उसकी डेफिनेशन तो नहीं आती थी, लेकिन जो भी मेरे से पॉसिबल थी वो मैंने उनको डिफाइन किया उसको ज़ीरो को। तो देन बड़ा उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मैथ्स में नंबर पूरे नहीं है लेकिन मुझे ज़ीरो की डेफिनेशन आती। तो मैंने बड़ा उनको पॉजिटिव स्माइल के जेस्चर दिया और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उन्होंने मेरे बाकी केमिस्ट्री के मार्क्स गिनवाना शुरू किए कि एफएस में इसके इतने नंबर हैं, केमिस्ट्री में 10th में इतने हैं। ठीक है, आप तो लाइफ पाई होंगे, आपको तो प्रूव करना पड़ेगा, तो आ जाए बोर्ड पे ना। मुझे पहले ही ऐसे। तो दिन में मैं खड़ी हो गई और मैंने साथ ही मार्कर उठा लिया। तो लेकिन मैं बड़ा और मैंने उनको पॉजिटिवली ना स्माइल के साथ बिल्कुल बड़ा चिल होकर मैंने उनको जवाब दिया। तो मुझे कहते हैं तो चले मुझे 1 मिनट में ना पीरियोडिक टेबल समझा दो। तो 1 मिनट में पीरियोडिक टेबल तो हम नहीं समझा सकते ना। तो लेकिन मैंने उसको फिर ये किया कि उसको पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन और ये कि इसको पीरियोडिक क्यों कहते हैं, टेबल की फॉर्म में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ मैंने उनको डिफाइन करने की कोशिश की। दैन उसके बाद उन्होंने मुझसे ट्रांजिशन सीरीज़ लिखवाई और उसमें से आयरन कोबाल्ट निकल वगैरह के मुझसे ग्रुप पूछे। देन फिर उसके बाद उसी में से क्वेश्चन करते रही हैं। आफ्टर दैट एक और मेंबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे एसएस में जो है ना, उन्होंने उसी ट्रांजिशन सीरीज़ में से मुझसे पूछा कि इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ शो करता है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि जो टाइटेनियम है इसको हम हार्ट थ्रेड्स में यूज़ करते हैं, तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैंने उसके ऊपर सॉरी कह दिया, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री थी, लेकिन मुझे जितने भी क्वेश्चंस हुए वो सारे कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से थे। देन आफ्टर दैट दूसरे एसएस ने मुझसे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछे, मतलब बिल्कुल जनरल इन द सेंस कि उन्होंने मुझसे बेसिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी, केमिस्ट्री क्या होती है, डिफाइन केमिस्ट्री। देन स्टेट्स कितनी मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, प्लाज्मा क्या है। लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, फॉर इंस्टेंस कि आप मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, प्लाज्मा क्या है, इस रूम में से प्लाज्मा की एग्जांपल बताएं। फिर मुझे कहते हैं मैटर एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में आपका क्या ख्याल है ना। तो मैंने बताया, उसके बाद मुझे कहते हैं कि इस रूम में कोई एग्जांपल बताएं ना, 3 एग्जांपल्स इस रूम से बताएं। इन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, फॉर इंस्टेंस कि आप मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, प्लाज्मा क्या है, इस रूम में से प्लाज्मा की एग्जांपल बताएं। फिर मुझे कहते हैं मैटर एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में आपका क्या ख्याल है ना। तो मैंने बताया, उसके बाद मुझे कहते हैं कि इस रूम में कोई एग्जांपल बताएं ना, 3 एग्जांपल्स इस रूम से बताएं। और इस तरह से देन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप मैं आपको मतलब आपने सिर्फ टिक और क्रॉस करने में तो मैं बोलूँगा। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। मैंने कहा जी बढ़ाता है। कहते यील्ड बढ़ाता है ना। मैंने कहा यील्ड नहीं बढ़ाता। तो कहते हैं यील्ड, अच्छा उन्होंने बड़ा उसके साथ मुझे देखा कि मतलब नहीं बढ़ाता ना, बढ़ाता है। और मीन वाइल जो दोनों मतलब जो चेयरमैन थे और जो दूसरी एसएस थी, उन्होंने आपस में ही डिस्कस करना शुरू कर दिया कि नहीं, जब वो कैटलिस्ट यील्ड बढ़ा रहा है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, तो यील्ड भी बढ़ा रहा है। तो अब आई वाज श्योर कि यील्ड नहीं बढ़ाता रेट ऑफ रिएक्शन के बाद। तो मैंने कहा नहीं, वो यील्ड नहीं बढ़ाता ना। देन उन्होंने कहा मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे कहा मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, तो अब आप दोबारा टिक करिए। मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, यील्ड नहीं बढ़ाता। तो आई वाज श्योर, मतलब श्योर। मैंने जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, मतलब दूसरे दोनों ने, मैंने तभी एट द एंड ये कहा कि इन माय ओपिनियन यील्ड नहीं बढ़ाता ना। तो देन उसके बाद बस मतलब इतना सा इंटरव्यू एंड हो गया और मेरे से थीसिस मैंने बिल्कुल नहीं देखा।
और उससे बिल्कुल पिछले दिन जो लोग स्टूडेंट्स गए थे उनसे उनके थीसिस के बारे में भी पूछा, तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन ये है कि और कुछ से जो है वो मतलब कुछ से कुछ चैप्टर में से उसकी वो ले रहे थे प्रेजेंटेशन, कुछ से प्रेजेंटेशन ही ले रहे थे जनरल इस तरह के क्वेश्चन, मतलब मुझसे प्रेजेंटेशन इन द सेंस के सीरीज के बारे में पूछ के और इस तरह से उसी के बारे में भी। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। जी मैडम से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें केमिस्ट्री के हवाले से। यू मे आस्क क्वेश्चन अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मैडम अभी अवेलेबल हैं, ये माशाल्लाह वो इनका लेट ज्वाइन हुआ है तो कहीं कनेक्शन ना ड्रॉप हो जाए, आप इनसे क्वेश्चन पूछ लें। जी टाइम जो है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए तो बेटा शॉर्ट ही होता है। आप ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, आप क्वेश्चन करें, मैडम और फिजिक्स के एक्सपर्ट भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको आंसर करेंगे। जी केमिस्ट्री के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, या बेशक आसिफ साहब फिजिक्स, मैंने शायद इंट्रोडक्शन लेट देखा आपका। आसन साहब वहाँ पे मौजूद हैं और वो फिर इस तरह से है कि मैंने तो स्टार्ट में उनसे कह दिया था कि फिजिक्स का कोई बच्चा नहीं है, तो मेरा ख्याल अब उनको जल्दी से लाइन पे लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो ऑडियो मैसेज में आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप के अंदर हैं आप मौजूद, अगर नहीं है तो आप एडमन से क्या है कि ऐड हो जाए वहाँ पे। इकरा फलक बेटा वेल का कोई इशू नहीं है, जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन होती है पब्लिक में या ऑफिस में, दैट्स फाइन। अगर वो कहेंगे तो आजकल तो मास्क होता है, बाज का मास्क भी उतार लेते हैं, अगर आप वेल में सॉरी हैं टू तो इंटरप्ट कोई सर, प्रॉब्लम। जी लेकिन बेल उतरवा देते हैं, मैं खुद बेल करती जी हूँ जी, तो वो उतरवा देते हैं मोस्टली, लेकिन बाज औकात उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने हेजिटेट नहीं करना वेल उतारने में, वो हमारे वालिदैन जैसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब वो एक्चुअली मैंने उनसे मैं इस बात पे मतलब मैं पहले ऑलरेडी उनके साथ बाहर भी जब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे तो मैंने उनके साथ बहस की थी इस बात पे कि आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दिस वेट। दे सेड के पिछले दिन उनके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि कोई कैंडिडेट तो इस सब तरह से किसी हो और की जाता जगह आके जो वो दे के इंटरव्यू, तो इसलिए अब उनको ये लाजमी करना पड़ा कि वो बेल उतरवाते हैं। है, लेकिन वो उनकी ड्यूटी है। हमारी जगह पे कोई और दे जाए या फिर हमारे साथ जिसका कंपटीशन है उसकी जगह पे कोई प्रोफेसर आके इंटरव्यू दे जाए तो हमारा हक मारा जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव चीज है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम एक प्रोफेशनल रूम के अंदर जा रहे हैं, बल्कि हाईली प्रोफेशनल रूम के अंदर, तो ऐसा कोई अल्लाह ताला माफ करे कोई नेगेटिव चीज नहीं है। बस हेजिटेशन किसी में नहीं है। आप अगर वेल अलाउड है तो वेल में भी कोई हेजिटेशन नहीं है, वेल नॉट अलाउड तो भी कोई हेजिटेशन नहीं है। आपका प्रॉपर ड्रेस हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अफसा कंवल बेटा, ये बहुत डीप आपने बात की है कि महरम नामहरम की, लेकिन ये है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस भी लेते हैं, सम टाइम मेल की और सम टाइम फीमेल मेल्स को पढ़ाते हैं। ये थोड़ा सिस्टमेटिक चीज़ है। अब हम चूंकि सिस्टम को एट वंस चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लेवल तक एक्सेप्ट कर लें। बाकी जो बात आपने की है इसमें दूसरी राय नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हमें एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ एक आपको एन एक्सटेंट जो है हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट के लिहाज से। बाकी हम इसको दिली तौर पे एक्सेप्ट ना करें, कोई इशू नहीं। लेकिन आपने ये नहीं हो कि वेल उतर गया तो बस आपके अब सांस से सांस ही नहीं मिल रही, अपने आप को सिक्योर फील करें, कोई इशू नहीं। फिजिक्स के इंटरव्यूज नॉर्मली 2 हफ्ते के अंदर ना, 2 वीक्स के अंदर प्लान हो जाते हैं और स्टार्ट भी हो जाते हैं। बेटा फिजिक्स के लिए अब यह है कि मुझे स्टार्ट में जो है ना वो केमिस्ट्री के ही मोस्टली लोग नजर आ रहे थे, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ना प्रॉपर जो तरीकाकार है फिजिक्स को प्रिपेयर करने का वो ग्रुप में आप सेंड कर देते हैं। मैंने मैसेज किया लेकिन उनका अब रिप्लाई आया नहीं है। आप अगर ग्रुप में मौजूद नहीं है तो एडमिन से रिक्वेस्ट कर लें, या जिस रेफरेंस से आप आए हैं उनसे क्या है कि आप ऐड हो जाएं। ठीक जी, तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं। वेलकम। ये कुछ जनरल टिप्स हैं, इनके हम 2-4 मिनट देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा टेम्परेचर आपका उतार देंगी ये वाली चीज़ें।
थीसिस को कैसे प्रिपेयर करना है, जब आपने वाइवा दिया था जो चीजें आपने तब प्रिपेयर की थी उनको एक नजर मार लें, है ना। छोटी छोटी चीजें वो नहीं पूछेंगे, आपकी मेथोडोलॉजी पूछेंगे और आपके रिजल्ट्स के बारे में ज्यादातर पूछते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपको, बहुत डीप जो है ना वो थीसिस का नहीं पूछेंगे। वही जनरल क्वेश्चन जो आपने वाइवा में दिए थे वही होंगे, बल्कि उससे भी कम होंगे, ज्यादातर फाइंडिंग्स पूछते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हों। देखें जब चीजें कंप्लीट होती हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है। 2 कॉपीज होती हैं, ये आपके पास कंप्लीट हों, ओरिजिनल आपके पास हो, ठीक है, ओरिजिनल एनआईसी हो और इंटरव्यू कॉल लेटर हो, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने थीसिस की कॉपी ले जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। समटाइम उन्होंने आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपके थीसिस का टॉपिक लिखा हुआ है ना, तो आपसे पूछ लेंगे। बाज़ का लोग अपनी लिखी हुई किताब भी ले जाते हैं, बाज़ का टाइम मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग वगैरह, जो ड्रेसिंग आपको सूट करती है प्रोफेशनली वो करके जाएं। बहुत कुछ सतरंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े शोख कलर पहनने की जरूरत कोई नहीं है। सोबर सा कलर हो। मेल के लिए तो 2-3 ही कलर होते हैं, फीमेल के लिए कुछ ज्यादा डिजाइन होते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि कोई सोबर सा स्टाइल हो। आपको पता होता है सोबर कौन सा है, जिससे आप बच रहे होते हैं ना कोई सूट वैसा आपका होता है, मेच्योर सा। तो ये परमिशन का भी बड़ा, इसको भी परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी। पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो लाहौर का ऑफिस है, यहाँ पे जो नॉर्मली रूटीन ये होती है कि वहाँ पे जो ऑफिस बॉय होता है वो आपको खुद एंटर करवाता है। जब वो डोर ओपन करके एंटर करवा रहा है तो नॉर्मली आप जैसे ही आपकी नजर पड़ती तो वो कहते हैं कि आ जाए बेटा आ जाए, ठीक है। तो फिर उनके आ जाए कहने के बाद आप परमिशन लेंगे तो ये थोड़ा इलॉजिकल बन जाता है। और अगर आप खुद डोर ओपन करके जा रहे हैं तो फिर आप परमिशन ले लें, और परमिशन लेके वहां पे बहुत रुकने की भी जरूरत नहीं। जैसे आप परमिशन मांगेंगे तो फौरन कह देंगे आ जाए, ठीक है। और फिर जाके चेयर की सेपरेट परमिशन लेने के लिए भी एक बड़ा वो होता है कि जी आप जाके चेयर के पास एक लम्हा रुकिए, वो खुद ही कह देंगे कि बैठ जाए, ठीक है। और अगर एक लम्हे में वो नहीं कहते तो फिर पूछने के साथ बैठ जाओ, ठीक। तो ये एक अंडरस्टूड सी चीज है कि आपने दोनों जगह पे परमिशन लेनी है, लेकिन उस परमिशन पे पहाड़ खड़ा नहीं करना। वही एक रूटीन मैटर समझें उसको, ठीक है। इस तरह समझें कि मैं जब भी ऑफिस में जाती हूँ या जाता हूँ, मैं इतनी की जो है ना नॉर्मल सी परमिशन मैं ले लेता हूँ। और जाहिर है ऑफिस के अंदर वैसे भी परमिशन जरूरी होती है। बाज़ औक़ात कोई सीक्रेट मीटिंग भी चल रही होती है, बाज़ औक़ात कोई सीनियर की मीटिंग भी चल रही होती है, तो ये एक प्रोफेशनल वे है। फिर सिटिंग, मैं 2 वीक पहले इस्लामाबाद में हम एक इंटरव्यू में थे तो मुझे क्वेश्चन किया गया, जो साथ वाले लोग थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि चेयर पे किस साइड से बैठना है। अब ये मेरे लिए बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन था कि चेयर से किस साइड पे से बैठना है। तो जब आप डोर से एंटर होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल है, एक मेंबर इधर हैं, एक इधर हैं, एक इधर हैं, यहाँ पे बिल्कुल चेयर है। अब यहाँ से एंटर हो तो इधर से बैठ जाएं। अगर चेयर यहाँ पे है, टेबल थोड़ा सा इधर है, तो इधर से आपको आसान है। जिधर से आसान है उधर से बैठ जाएं, और चेयर अगर थोड़ी आगे पीछे हो तो उसको खड़का के सीधी करने की जरूरत कोई नहीं है। बिल्कुल प्यार से आप उसको हैंडल करें। समटाइम चेयर उठने वाला थोड़ा सा उसको स्लिप कर देता है, तो उसको भी आपने दिमाग पे सवार नहीं करना कि ये तो इसका मुंह ही इधर को है चेयर को, अब मैं क्या करूं। हल्की सी सरका के बगैर आवाज के उसको सीधी कर लें। जीरो प्रेशर, जैसे आपका पॉजिटिव हो और आपने टेक लगा लेनी है। ये भी नहीं कि आप बहुत पीछे को जाकर टेक लगाएं, वैसे भी आपका पोस्चर बैक साइड को टच होना चाहिए और वो टेक नेचुरल टेक होती है, वो आपने लगानी है, ठीक है। जीरो प्रेशर, बिल्कुल आप जो है वो जाते ही पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और इधर उधर देख के डरने की जरूरत कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हम्बल रहना है आपने। किसी भी जवाब पे अगर कोई क्लैश बनता है, जितना का आपको पता है बता दें,
अगर वो बार बार आपसे कहते हैं कि नहीं ऐसे है ही नहीं, तो फिर आप कहें कि सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में यही है, बाकी आप बेहतर समझते हैं। वहां पे बाज़ का आपके टेम्परामेंट का भी जो है वो एग्जाम होता है, उसको वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि जी किसी चीज को तस्लीम करके या किसी चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का भी कोई जज्बा है या लड़ना ही है। ठीक है, नेचुरल स्टाइल हो, ये मैंने बताया था ना कि वो आपने रटी रटाई इंग्लिश या उर्दू उससे बचना है। कोशिश करनी है कि जिस तरह सिंपल चीजें होती हैं आपने सिंपल ही उनको डील करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी कि आई टू आई कांटेक्ट इन हम्बल बिहेवियर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आंखों के अंदर देखना, आप फोरहेड पे देख लें उनके, लेकिन उससे होता यह है कि वो हल्का सा भी चेहरे का भी उनका जेस्चर आपको फील हो जाता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आई टू आई कांटेक्ट का मतलब आंखों के अंदर देखना नहीं होता। आई टू आई कांटेक्ट का मतलब होता है आप अगले के फेस को अपने प्रॉपर व्यू के अंदर रखें। और दूसरी बात, अगर राइट साइड में वाले ने क्वेश्चन किया तो चेयर घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना फेस घुमा लें। लेफ्ट साइड वाले ने क्वेश्चन किया तो सिर्फ फेस घुमा लें, पूरा जिस्म भी घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर अगर दरमियान वाले जो प्रिजाइडिंग मेंबर है उन्होंने क्वेश्चन किया तो सीधे उनके पास हो जाए। ये नहीं कि वो आपने प्रिजाइडिंग मेंबर को आप उसके ऊपर आपका फोकस है, राइट वाले ने क्वेश्चन किया तो आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे खैर से हैं। जिसने क्वेश्चन किया है आप हेड को टर्न कर लें उस तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन को समझ कर एक पाज के बाद आपने जवाब देना। आपके पास क्वेश्चन का जवाब स्टार्ट करने के लिए भी 5-7 सेकंड होते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। फौरन से वो नहीं कहते हाँ जी आता है कि नहीं आता। तो जो सवाल पूरा सुनकर आपने जवाब देना है। बाज़ औक़ात सवाल के पहले हिस्से के बाद आप जवाब दे देते हैं तो पूछना कुछ और चाह रहा होता है। ठीक है, कभी आपने वहां पे इंसल्ट नहीं फील करनी। सरकारी मुलाजिम की तो वैसे इज्जत नफ्स होती नहीं है, उसकी क्या इंसल्ट होनी है। ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, इसमें बाज़ औक़ात चीजें चेक हो रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात वो ये भी देखेंगे कि जी इसको थोड़ा सा वो चेक करेंगे टेम्पर कितनी देर देर के बाद लूज हो जाता है। तो ये इस चीज से आपने बचना है। वहां पे आपको बाकायदा तौर पे आपके बिहेवियर का भी टेस्ट हो रहा है, तो आपने फेल नहीं होके आना। ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए आपको, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है? चीजों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, अपने बिहेवियर में चेंज ना आने देना, नेचुरल रहना। ठीक है, छोटी छोटी चीज के ऊपर घबराना नहीं है, ये वो वाला घबराना नहीं है जो पॉलिटिकली मशहूर हुआ है। ठीक है, तो ये है जी वो स्ट्रेंथ्स। चलें जी, यहाँ तक अगर आपका आप में से कोई फीडबैक देना चाहे तो आप दे सकते हैं। सेशन सेशन यहाँ पे एंड होता है, मैं देखता हूँ अगर सही साहब ने ज्वाइन किया तो मैं उनके हैंड ओवर करूँ। नहीं जी, सही साहब ने ज्वाइन नहीं किया, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको प्रॉपर टाइम दे दें ग्रुप के अंदर। आज थोड़ा सा ना कुछ मिसमैनेजमेंट इस तरह से हुई है कि उनको सडनली कहीं जाना पड़ गया, और इसलिए फिर उनका पोर्शन भी जो है वो मैंने ही हैंडल किया। इंट्रोडक्शन था उनका पोर्शन और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव था। जज़ाकल्लाह। पेपर पब्लिकेशन का बता सकते हैं आप, अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है। मेरा ख्याल इंट्रोडक्शन के लिए जितना टाइम होता है उसके अंदर पब्लिकेशन का नहीं बता सकते, टाइम तो नहीं होता वहाँ पे। कोशिश करनी है कि वो जो 30-40 सेकंड होता है उसके अंदर आप कंप्लीट कर लें। को 3-4 मिनट नहीं होते इंट्रोडक्शन के, होते यही 30-40 मिनट, 1 मिनट होता है 30-40 सेकंड। तो उसको बाज़ औक़ात ना उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऐड करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं वो खुद ही, और बाज़ औक़ात आपके इंट्रोडक्शन के अंदर अंदर पूरा इंटरव्यू गुजर जाता है। लेकिन आपने सोचना यही है कि भाई मैंने 1 मिनट के अंदर अपना काम कंप्लीट करना है। कॉम्प्रिहेंसिव जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है उसमें कोशिश करें कि बहुत डिटेल वाली चीजें ना डालें। तो जाहिर है अगर आपने रिसर्च की हुई है तो पूछ लेंगे कोई रिसर्च पेपर बताएं अपना। ठीक है, ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक देना चाहे या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो उसके लिए माइक्स ओपन है। अदरवाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आजिज रहिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये ब्लेसिंग से नवाजा है, आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, तो आपको मजीद आजिज़ी की ज़रूरत है।
ठीक है। एक्सपर्ट वही होते हैं जो हमेशा आजिज रहते हैं, ज्यादा वही सीखते हैं वो जो हमेशा आजिज रहते हैं। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल जो है ना इस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया, अब देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजिज़ी उससे भी ज्यादा जरूरी है, और आजिज रहकर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा, सईद साहब का मैसेज आया है, मैं जस्ट उनसे पूछ लूं कि अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप 2 मिनट के लिए रुकिए, उनकी बात भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपसे क्वेश्चन उर्दू में किया जाए तो उर्दू में ही जवाब देना है, अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में किया जाए तो आपने अंग्रेज़ी में जवाब देना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस मीडियम में क्वेश्चन जो है वो किया जाए उसी में आपने इसको रिप्लाई करना है। और अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो सिंपल इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, बड़े बड़े वज़नी अल्फाज जो है वो बोलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उसमें बाज़ का फिर उन्हीं अल्फाज जो होते हैं उन्हीं में से बंदा बाज़ का तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं तो एम्बेरसमेंट हो सकती है। तो इसलिए सिंपल और रुक रुक के तसल्ली के साथ अंग्रेज़ी बोलें, और ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्माइल। कोशिश करें कि हल्की स्माइल के साथ जवाब दें, और जिसने आपसे क्वेश्चन किया है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रख के जवाब दें। शाई ना हो, अपने हाथों की उंगलियों को या अपने कपड़ों को ना सहलाएं, उंगलियों को चटकें ना, इसी तरीके से टेबल पर उंगली वगैरह ना मारें या टेबल पर हाथ ना रखें, स्ट्रेट बैठें सीधी कमर के साथ। ये कुछ पोस्चर गाइडेंस जो है ये आपको इसका नेट से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हाउ टू पोस्चर फॉर इंटरव्यू। उसके बाद जब आप जवाब दें तो उसमें ये देखेंगे आपकी जॉब जो है वो किसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए आपके इंटरव्यू के अंदर। एक तो आपका पास्ट होना चाहिए, क्या आपने स्टडी क्या किया है और आपने काम कहाँ पे किया है, प्रेजेंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपकी क्या है। यानी पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और इसमें समटाइम ये होता है कि जो अपना डायरेक्टर होता है या जो इंटरव्यू का सरबराह होता है जिसको आप आम ज़बान में कह लें, वो हो सकता है आपकी एजुकेशन पहले ही आपको बता दें कि अच्छा तो आप हैं मोहम्मद सईद, आपने एमफिल एजुकेशन किया हुआ है, एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है, तो टेल मी अबाउट समथिंग। तो अब दोबारा से ये चीज़ें दोहराने की फिर कोशिश नहीं है करनी कि आप दोबारा से अपनी, क्योंकि अब उसको इसका मतलब कि आपकी फ़ाइल उसके पास पहुंची हुई है और आपकी क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी वो स्टडी कर चुका है और उसको पता है कि आपने क्या किया हुआ है, तो इसको रिपीट नहीं करना। तो उसमें फिर आपने पास्ट के मतलब जो है व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो है अगर आपका है तो वो आपने बता देना है, और प्रेजेंट के बारे में कि व्हाट इज़ योर करंट रोल, आप क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं, और फ्यूचर के बारे में कि व्हाट आर यू लुकिंग टू डू नेक्स्ट, या व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने फिर बतानी है एक मुख्तसर अल्फाज के अंदर, 3 से 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे ट्राई करें 3 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर इसको क्लोज़ करने की। इसके मतलब फिर आपसे वो पोस्ट क्वेश्चनिंग भी करेगा। मसलन आप कहते हैं कि जी मैंने फ़लाँ स्कूल में काम किया है, तो उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहें। वो आपसे उस स्कूल का स्ट्रक्चर, उसका बच्चों के बारे में, उसकी लोकेलिटी के बारे में और आपकी टीचिंग के बारे में सवाल कर सकता है, और पूछ सकता है कि वहाँ पर आपने कौन सी ऐसी अचीवमेंट जिसको आप ख़ास तौर पर डिस्कस करना चाहें, आपको कौन से प्रॉब्लम जो है वहाँ पे फेस करने पड़े। ज़ाहिर बात है कि उसका जो टाइम है जो हेड होता है इंटरव्यू का, तो उसने उसको पूरा करना है और इसी में से वो आपके लेता है। आपका सिटी जो है उसका ज़िक्र आपने किया तो उसकी हिस्ट्री पूछ सकता है आपसे कि आप फ़लाँ सिटी से हैं तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, आप कैसा फ़ील करते हैं लाहौर के मुकाबले में, आप अगर कंपैरिजन करना चाहें अपनी सिटी का तो आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के पोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आप जब जवाब देते हैं तो ऐसा कभी ना लगे कि आपने इनको रट्टा लगाया हुआ है। देखिए इंटरव्यू की तैयारी करें लेकिन उसको रट्टा ना लगाएं।
ये बात जहन में रखें कि तैयारी करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन सेंटेंस नहीं बनाने कि जी ये सेंटेंस ऐसे है, क्योंकि वहाँ फिर ये होता है, ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। जैसे रट्टे वाला बच्चा जो होता है, अगर वो एक आध दो लफ्ज़ दरमियान से भूल जाए तो वो फिर आगे नहीं चल सकता। तो इसलिए आपने रट्टा नहीं मारना है इसको, जस्ट पिन पॉइंट कर लें चीज़ों को कागज़ के ऊपर, सेंटेंस वहाँ जो है वो आपने बनाने हैं। उर्दू में होगा तो वो तो क्वाइट ईजी होगा आपके लिए। इंग्लिश जो कि हमारी मदर टंग नहीं है, इस वजह से हमें इसमें प्रॉब्लम होती है सम टाइम, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है इसको फिर भी प्लीज़। इसको प्रोफेशनल और ब्रीफ रखें, 1-2 मिनट के अंदर अपना जो है उसको पास्ट को कोशिश करें कि आपने क्या किया है। स्टडी के बारे में अगर उसने नहीं बताया तो आप ख़ुद बता दें। फिर उसके बाद जो है वो आपने अब अपनी माजी में अगर 1-2 स्कूल्स के अंदर या प्राइवेट आपने कोई काम किया है, कोई कंप्यूटर वर्क किया है तो उसको बता दें। और उसके अंदर जो है वो फिर दूसरा जो है प्रैक्टिस करनी है और मेमोराइज़ जो है वो चीज़ों को नहीं करना, और अपने आइडियंस को फोकस करना है। यानी आपके सामने जो बंदे बैठे हैं सबकी तरफ जो है वो थोड़ा थोड़ा देखना है, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है उसकी तरफ जिसने आपसे क्वेश्चन किया है, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये सिर्फ एक ही बंदे को देख रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सारे आपको देख रहे होंगे। इस वजह से आपने भी, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप जो है वो अपनी आई कांटेक्ट जो है वो दूसरों से रखते थे जब आप बात करते थे। और उसके साथ साथ फिर आपने जो है वर्क, एकेडमिक और पर्सनल, इन तीनों चीज़ों को बयान करना है। ना सिर्फ एकेडमिक को बयान करके बैठ जाएं कि अगला सवाल मेरे वर्क के बारे में करेगा या अगला सवाल आपकी ज़ात के बारे में करेगा, ये काम नहीं करना। आपने तीनों चीज़ों को, जब वो कहे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो फिर आपने तीनों चीज़ों को करना है और तरतीब से करना है। अपना फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो इस तरीके से आला प्रोफेशन जो है वहाँ पर हैं, लेकिन जस्ट 1 आध मिनट के अंदर ही, ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधनी। ठीक है, लेकिन आपकी ज़ात जो उस वक्त फोकस होगी, इसलिए ज़्यादा फोकस जो है आपने उसी पर करना है। 5 to 10% जो है वो आपने टाइम देना है सिर्फ पर्सनल को, ज़्यादा आपने काम वर्क को देना है। जो आपका काम आपने किया है एकेडमिक जो है उसको आपने ज़्यादा वेटेज देनी है, कि यानी कि उसको कोशिश करना है कि उसका रब्त जो है वो उस जॉब से हो जाए जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर हेड मास्टर्स के लिए है, ट्रिपल एस के लिए है, टीचर्स के लिए है, तो आपने जो है उसको हिसाब से उसको फोकस करना है। और यहाँ पे ये भी याद रखें कि जब आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू जाते हैं तो लाजमी तौर पर, चाहे कोई कहे या ना कहे, आपने एक टॉपिक की डेमो जो है वो ज़रूर तैयार करनी है। वो जस्ट आपको बैठे बैठे ही कह देते हैं कि जी ये टॉपिक है, मसलन इस्लामियत का टॉपिक है कोई, वो कहते हैं जिहाद है, तो ये 2 मिनट के लिए आप देखें जी, बच्चों को बताएं ज़रा इसके बारे में, आप समझें कि ये क्लास बैठी हुई है। तो इस वजह से एक आध जो है वो आप अपना टॉपिक जो है वो काइंडली उसको ज़रूर तैयार करके जाएं। सम टाइम तो वहाँ पे बोर्ड भी रखा होता है और आपको खड़े कर दिया जाता है, ये प्राइवेट में ज़्यादातर होता है वैसे। तो वो कहते हैं जी आप डेमो दें यहाँ पे कि आपने क्लास को पढ़ाना है, या वो ऐसे होता है कि आपका साइंस का सब्जेक्ट है तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो आप कहते हैं कि जी आप बच्चे जो है ये पढ़ना नहीं चाहते या टीचर आमतौर पे इसको स्किप कर देते हैं, तो आप कौन सी टेक्निक आपके पास ऐसी होगी कि आप इस टॉपिक को जो है वो पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ाहिर वहाँ पे होते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी ड्रेसिंग के बारे में जो है वो सिंपल रखें अपनी, बहुत ज़्यादा ऐसे ना लगे जैसे होता है कि ये बंदा स्पेशल जो है वो आज तैयार हुआ है और पहले कभी इसने ये कपड़े जो है वो नहीं पहने। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि आप रूटीन में जो कपड़े पहनते हैं उनसे थोड़े से जो है वो अच्छे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे ना लगे कि जी फ़र्स्ट टाइम पहने हैं। पैंट शर्ट अगर पहनी है या इस तरीके से लेडीज़ ने कुछ पहने हैं कपड़े, तो वो सिंपल बट डिसेंट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा शो कलर जो है वो भी अच्छे नहीं लगते, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेकअप करना जो है ये भी मायूब समझा जाता है। उसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको भी देखा जाता है, आपकी लैंग्वेज को देखा जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को खुसूसी तौर पर मॉनिटर किया जाता है कि क्या जो शिवरिंग तो नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस है। तो इन चीज़ों को जो है वो
आपने फोकस करना है और कोशिश करनी है कि आप किसी को 1-2 इंटरव्यूज़ जो है वो देने। हमारे जितने दोस्त कामयाब होते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी मैं फैसलाबाद गया, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पर इंटरव्यू जो है वो दिया। तो ये मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं ये इसीलिए आपको हेल्प आउट करते हैं। आपकी जो वीकनेसेस होती हैं वो आपको पॉइंट आउट की जाती हैं ताकि आप उनको फोकस कर सकें, क्योंकि आम तौर पे हम अपने आप को हमेशा सही ही समझते हैं, लेकिन अगला बंदा जो है वो आपकी ग्रूमिंग में अहम किरदार अदा करता है। तो इस बात को जहन में रखते हुए आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है और उसके साथ साथ ये भी जहन में रखना है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बेहतर प्लान करके बैठा हुआ है। तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी जब आप तैयारी के साथ जाएंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो भी आपकी मदद करेगा। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।